बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ये वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं ईएफएस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह फाइल की जा सकती है वीबॉक्स सिस्टम के थ्रू। तो जो भी ट्रेडर लाइसेंस होल्डर है ईएफएस का, वो अपनी वीबॉक्स की आईडी से लॉगिन करके एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। तो उसके लिए मेन्यू हमारे पास यूजर सपोर्ट सिस्टम में आप आए, वहाँ पे एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, और उसके अंदर एक मेन्यू होगा ईएफएस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, इसका एक मैं आपको और बैकग्राउंड दे दूं। ये आपको ट्रेडर मैसेज आ जाया करेगा सिस्टम से जब भी आपकी ये मैच्योरिटी हुआ करेगी। सपोज अगर कोई बी एस सी कैटेगरी है, उनके लिए 6 मंथ्स का पीरियड है, और अगर कोई ए कैटेगरी है तो उनके लिए 1 ईयर का पीरियड है फ्रॉम डेट ऑफ लाइसेंस अप्रूवल। जिस डेट पे आपका ईएफएस का लाइसेंस अप्रूव हुआ था, उसके 1 साल गुजरने के या उसके 6 मंथ्स गुजरने, 6 महीने गुजरने के बाद आपको ये ट्रेडर मैसेज आ जाया करेगा, यूर ईएफएस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ड्यू नाउ। उसके लिए आपको यूजर सपोर्ट में आना है, ईएफएस में आना है। ईएफएस वाले मेन्यू में आने के बाद ईएफएस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मेन्यू है, इस पे आप सिंपल क्लिक करें तो यहाँ पे आपको स्टेटस आ जाया करेगा रेडी फॉर रिकंसिलिएशन। रेडी फॉर रिकंसिलिएशन, ये आपको मेन्यू ये इस स्टेटस के साथ आपकी कैटेगरी भी लिखी हुई आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन करेंगे और फिर अपना पूरा रिकंसिलिएशन का प्रोसेस आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे ये रिकंसिलिएशन की। इस तरह मैंने ओपन कर लिया, ये पूरी डिटेल हमारे पास आ रही है अपनी ईएफएस कैटेगरी वगैरह सब कुछ। अच्छा, यहाँ से आप इस बटन के ऊपर आप क्लिक करके अपना ईएफएस का लाइसेंस देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, जीडी लिस्ट इंपोर्ट, जीडी लिस्ट एक्सपोर्ट, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसफर इन रॉ मटेरियल, उसके बाद डिटेल ऑफ गुड्स ट्रांसफर आउट रॉ मटेरियल, डिटेल ऑफ गुड्स ट्रांसफर इन फिनिश गुड्स, डिटेल ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड आउट फिनिश गुड्स। उसके बाद है जीडी लिस्ट डोमेस्टिक सेल्स रॉ मटेरियल, जीडी लिस्ट डोमेस्टिक सेल्स फिनिश गुड्स। ये वो सारी रिपोर्ट्स हैं, 6 to 8 रिपोर्ट्स हैं, जिनके थ्रू आप डाटा जनरेट करके कंपाइल करके एक ये वाली रिपोर्ट बना सकते हैं। अपलोड अपेंडिक्स 4 SRO 957 2021 रिकंसिलिएशन एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल। उसकी ये टेम्पलेट लगी हुई है, यहाँ से सबसे पहले आप टेम्पलेट डाउनलोड करें। ये वही उसी डिजाइन फॉर्मेट पर टेम्पलेट है जो एसआरओ में मेंशन की गई है। उसमें आप ये डाटा सारा इनपुट करें। वो जो डाटा आप इनपुट करेंगे उसके लिए आप ये सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप ये रिपोर्ट फिनिश करके इस ऑप्शन के थ्रू आप ये रिपोर्ट जो है अपनी वो अपलोड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं अभी ये इनिशियली आपको ये रिकंसिलिएशन रिपोर्ट अपनी पहले सेव करनी पड़ेगी। अभी देखें ये मैं रिपोर्ट व्यू नहीं कर पा रहा। जैसे ही आप इसको सेव करके रखेंगे, यहाँ पे जब आप माउस लाएंगे ये लिंक बन गया है। अब आप इनको क्लिक करके डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल रिपोर्ट्स हैं। इन 8 रिपोर्ट्स को आप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जो एक्सेल की शीट ये टेम्पलेट बना हुआ है, इसके अंदर आप वो डाटा इनपुट करें इन रिपोर्ट्स की मदद से। और जब वो एक टेम्पलेट आपकी कंप्लीट बन जाए तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप उस टेम्पलेट को अपलोड कर दें। ठीक है, सपोज ये मैं अगर इसको अपलोड करके चूज फाइल, अपलोड सक्सेसफुल फाइल होगी। तो जैसे ही फाइल मेरी अपलोड हुई, ये क्योंकि एक रिकॉर्ड मैंने बनाया था तो ये डिटेल आ गई। ठीक है, इस तरह करके आपके पास डिटेल शो हो जाया करेगी। और इस डिटेल को आपको व्यू करना हो तो यहाँ पे आप व्यू के बटन पे क्लिक करें, डिलीट करना हो तो डिलीट कर दें। अच्छा, व्यू के बटन पे ये इस तरह से वो डिटेल आ रही होगी। मेन स्क्रीन पे तो हमारे पास पूरी फील्ड्स कवर नहीं हो सकती, लेकिन जब आप व्यू करेंगे तो जितनी भी फील्ड्स हैं उस एक्सेल की शीट की, वो इस तरीके से नजर आ रही हैं आपको, जो कि आप फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, ये फिलअप करने के बाद आपने शीट अपलोड कर दी। अगर ये आपके आइटम कैटेगरी डिटेल, क्योंकि अभी जिस टेस्ट के ऊपर मैं लाइसेंस को प्रोसेस कर रहा हूँ उसमें सच नहीं है डिटेल्स, अदरवाइज आपकी वो डिटेल्स भी आ रही होती हैं। आइटम कैटेगरी डिटेल, कैटेगरी समरी वाइज वो डिटेल्स आपकी नज़र आ रही होती हैं। इसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का बटन है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें जो कि इस रिक्वेस्ट को, रिकंसिलिएशन की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में आपको हेल्प करेगी, तो आप वो अपलोड कर दें। अच्छा, कुछ चेक्स हैं सिस्टम में, मैं वो आपको बता दूं। जिस तरह पहले जिक्र करा हमने, 6 मंथ्स या 1 ईयर का आपका टाइम पीरियड होगा। आपकी ईएफएस कैटेगरी टाइप के ऊपर डिपेंड करता होगा।
उसके ऊपर आपको सिस्टम ट्रेडर मैसेज भेज देगा, रिकंसिलिएशन रिक्वेस्ट इज ड्यू नाउ। जैसे ही वो ड्यू होगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी रिकंसिलिएशन की रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज सिस्टम आपको इंपोर्ट की जीडी फाइल करने से रोक देगा। और अगर आपने जैसी ही रिक्वेस्ट फर्ज करें आपने 30 डेज हो गए और आपने रिकंसिलिएशन रिक्वेस्ट फाइल नहीं करी, आपकी इंपोर्ट रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे आप दोबारा से अपनी इंपोर्ट की जीडी फाइल कर सकते हैं, बावजूद उसके कि वो रिकंसिलिएशन रिक्वेस्ट एक्सपोर्ट कलेक्ट्रेट ने प्रोसेस करी है या नहीं करी है। अच्छा, तो ये एक तरीक़ाकार है, इसमें आप जस्ट यहाँ से आके अपनी इस रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। सबसे पहले ये एओ लाइसेंस के पास जाएगी, फिर पीए लाइसेंस के पास जाएगी एक्सपोर्ट कलेक्ट्रेट के, फिर एसी लाइसेंस के पास जाएगी एक्सपोर्ट कलेक्ट्रेट के, उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी रोल के पास जाएगी। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जब इसको अप्रूव कर देंगे तो आपके पास स्टेटस आ जाएगा रिक्वेस्ट अप्रूव रिकंसिलिएशन, और उसके बाद इस आप दोबारा से जैसी रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव होगी, नॉर्मल जो आपकी इंपोर्ट्स वगैरह हैं वो आप कर सकते हैं। और जो आपकी ड्यूटी एंड आपके जो ड्यूटी एंड टैक्सेस या इंपोर्ट कैटेगरी डिटेल्स की इंपोर्ट वैल्यू मेंशन हुई हुई थी, उसके ऊपर आप दोबारा से जीडीस अपनी यूटिलाइज करके फाइलिंग कर सकेंगे। पहले जो हुआ करता था कि आपको अपनी एक एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट फाइल करते थे और उसमें आप अपनी जो ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं उनको इन्हांस करना पड़ता था। तो अब वो आप इस रिकंसिलिएशन रिक्वेस्ट फाइल करने पे विद इन अ 6 मंथ और विद इन अ ईयर डिपेंडिंग लाइसेंस कैटेगरी, सिस्टम आपको वो दोबारा से अपनी जो लिमिट्स हैं जो लाइसेंस अप्रूवल के वक्त थी वो आपको यूटिलाइज करने देगा। तो जस्ट ये एक हमारा रिक्वेस्ट फाइलिंग का प्रोसेस था। और फर्ज करें आपने अगर ये रिक्वेस्ट आपको ड्यू थी आपकी 6 मंथ्स का पीरियड में सपोज कंसिडर कर लेता हूँ B1 के लिए, 6 मंथ्स के बाद आपको ड्यू हुई रिकंसिलिएशन रिपोर्ट, यूजर ने उस रिकंसिलिएशन रिपोर्ट को सबमिट नहीं करा और वो उनकी इंपोर्ट रुक गई, लेकिन वो अपनी एक्सपोर्ट करते रहे। इस दौरान एक 6 मंथ्स का पीरियड और गुजरा तो सिस्टम आपको एक और रिकंसिलिएशन की रिक्वेस्ट पेंडिंग दिखाना शुरू कर देगा। यानी कि मैं बैक करके जा रहा हूँ, मेन पेज के ऊपर आपको एक रिकंसिलिएशन का और रिकॉर्ड दिखाने लगेगा। तो अब अगर आप रिकंसिलिएशन रिक्वेस्ट फाइल करने, ये इस तरह 2 रिकॉर्ड आ रहे होंगे, तो जो सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड होगा आपको उसके ऊपर फिर अपनी रिकंसिलिएशन की रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ेगी। और इस रिकंसिलिएशन रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के दौरान अगर कोई कलेक्टेड आपसे डॉक्यूमेंट कॉल करता है तो वो सिंपल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट वाले फोल्डर में आपको अपने ईएफएस लाइसेंस के साथ नजर आ रहा होगा, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अभी ये मेरी रिक्वेस्ट सेव है, जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो असाइन टू एओ लाइसेंस, असाइन टू पीए लाइसेंस, असाइन टू एसी लाइसेंस, उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी रोल, वो अगर अप्रूव कर देते हैं तो ये आपका यहाँ पे अप्रूव स्टेटस आ जाएगा। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका स्टेटस रिजेक्ट आ रहा होगा, और जिन रीजंस की वजह से उन्होंने रिजेक्ट करा होगा इसी रिकॉर्ड को आप दोबारा यहाँ से ओपन करके वो करेक्शन करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फर्ज करें अभी ये मैंने एक्सेल की शीट अपलोड करी है, यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करा और फिर उस टेम्पलेट को इन फाइल्स की मदद से जो मैंने डाटा कंपाइल करके अपने पास रखा था उसको फिल करके इस ऑप्शन के थ्रू ये अपलोड वाला जो बटन है यहाँ से जब मैंने अपलोड कर दिया, सपोज मैंने 100 रिकॉर्ड्स अपलोड कर दिए लेकिन आपने उनको व्यू करा, आपको लगा कि कोई एक रिकॉर्ड मुझसे गलत अपलोड हो गया, तो आप उस रेलिवेंट रिकॉर्ड को डिलीट करिए और दोबारा से उस एक्सेल की शीट में उस रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके यहाँ से अपलोड करें। तो वो जो डिलीट रिकॉर्ड होगा जब आप डिलीट कर देंगे यहाँ से अपलोड करेंगे तो वो उस तरह से वो सिस्टम में ऐड इन हो जाएगा। इस तरह से आप करके अपने रिमार्क्स की इंफॉर्मेशन लिख के आप इसको सबमिट कर दें और उसके बाद आपका काम खत्म, फिर एक्सपोर्ट कलेक्ट्रेट से कांटेक्ट करें और उनसे अप्रूव करवा लें। ओके जी, थैंक यू। ये एक्सेल की मैंने शीट खोली हुई है रिगार्डिंग ईएफएस रिकंसिलिएशन रिपोर्ट जो हमने सबमिट करनी है। उसमें जिस तरह हमने अभी वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ चेक करी थी कि एक आपको एक्सेल की टेम्पलेट डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें डाटा इनपुट करके आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। तो वो एक उसका हम व्यू देख लेते हैं कि वो एक्सेल की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। उसमें सबसे पहले सिस्टम हमारे पास एक ऑप्शन है कि ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट डे ऑफ रिकंसिलिएशन पीरियड। सेकंड एक हमारे पास फील्ड है जीडी नंबर, डेट और सेल्स टैक्स इनवाइस नंबर, डेट फॉर एक्विजिशन ऑफ इनपुट गुड्स। इस तरह करके सारी फील्ड्स हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीसीटीज ऑफ इनपुट गुड्स, क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ ईच आइटम, रेशियो ऑफ ड्यूटी टैक्सेस ऑन ईच आइटम, टोटल ड्यूटी टैक्सेस इन्वॉल्व, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ सप्लायर, quantity and value of input goods, user
यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आउटपुट गुड्स, उसके अलावा क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, फिर है क्वांटिटी एंड वैल्यू आउटपुट गुड्स एक्सपोर्टेड, और एक्सपोर्ट जीडी नंबर एंड डेट, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ फैक्ट्री रिजेक्ट्स, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ वेस्टेज, और उसके बाद है क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू वेंडर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय वेंडर, उसके बाद है क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स रिमूव टू प्रेमिसेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर टू फर्दर प्रोसेसिंग, फिर है क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स रिसीव फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, quantity and value of goods transferred to another exporter, quantity and value of goods destroyed, closing balance of input goods on the last day of reconciliation period. Then मेरे पास है ऑप्शन quantity and value of output goods not exported and available in premises. तो ये रिपोर्ट लगी हुई है, ये फील्ड्स हैं जो आपको इनपुट करनी पड़ेंगी। अब जैसे टेस्ट के अंदर मैंने सपोज इसमें लिख दिया ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट डे ऑफ रिकंसिलिएशन पीरियड, ये 25,000 ये मैंने एंटर कर दिया है। अब जो क्योंकि आपने ड्यूटी एंड टैक्सेस सारे जो रिकॉर्ड करवाए हुए होते हैं उसके हिसाब से, या जो आपकी इंपोर्ट वैल्यूज वगैरह होती हैं वो पाक रुपीज में होती हैं, तो यस ये पाक रुपीज वाली वैल्यू होगी हमारी। जो वैल्यू आपकी लाइसेंस में जिस तरीके से कोट हुई हुई है आपको फिर वो फिगर्स वही कंसिडर करते हुए लिखना है कि ये हमारी वो इंफॉर्मेशन है। फिर एक ये हमारे पास है जीडी नंबर और सेल्स टैक्स इनवाइस। अगर इनकेस आप कोई लोकल परचेज कर रहे होंगे तो उसमें सेल्स टैक्स इनवाइस नंबर रिपीट यहाँ पे आ जाएगा, और अगर जीडी नंबर है तो जीडी नंबर। अब ये जीडी नंबर मैंने पूरा प्रॉपर जिस तरह यहाँ पे के ई एक्स पी सपोज जीडी नंबर का जो फॉर्मेट है हमारा, ये अगर इंपोर्ट की जीडी है तो मैं यहाँ पे सपोज इस तरह करके जो जीडी की टाइप है एफएस और जीडी नंबर, यहाँ तक मेरा ये जीडी नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है मैंने जीडी की डेट दे दी, हालांकि जीडी नंबर में भी जीडी की डेट कंफर्म हो रही है, उसके बाद ये मैंने डेट दे दी। अगर सिंपल आपको यहाँ पे खुद से लिखना हो जीडी, तो इस तरह करके आप जीडी डेट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वो आप क्योंकि इसको टेस्ट कर लीजिएगा, इसको आप जब अपलोड करेंगे तो उस रिकॉर्ड को आप डिलीट भी कर सकते हैं जब तक सबमिट ना करें, जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है आपका वो आप ये वो लिख दीजिए आप वैल्यू ऑफ ईच आइटम, जिस तरह अगेन वही जो लाइसेंस में अगर पाक रुपीज वैल्यू कोट हो रही है तो पाक रुपीज, अगर कोई यूरो या डॉलर्स वगैरह में कोट हुई है तो आप वो उसमें लिखिएगा। अगेन फिर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स ऑन ईच आइटम, अगर एक जीडी के मल्टीपल आइटम्स हैं तो यहाँ पे जो जीडी नंबर आ रहा होगा वो रिपीट होता रहेगा, आगे उसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो चेंज हो रहा होगा, और रेट ऑफ ड्यूटी जो है ईच आइटम की वो यहाँ पे आप लिख रहे होंगे। सपोज इसमें आप लिख सकते हैं इस तरह करके सीडी 10% हो गया, सेल्स टैक्स का अमाउंट है उसका आप फिर यहाँ पे फिगर लिख दें इस तरीके से करके, या आप इस तरह करके ये इंफॉर्मेशन इसमें कंपाइल करके ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई सप्लायर है तो फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जगह आप अगर कोई सेल्स टैक्स जो परचेज है उसके हवाला आपने दिया हुआ है तो फिर जो सप्लायर है आप उस सप्लायर की डिटेल्स लिख सकते हैं, वो किस लोकेशन थी, उनकी क्या थी। तो ऐसा ये कोई इसमें नहीं है कि कोई फिल्टर लगा हुआ हो या कोई एक्सेल की वैलिडेशंस लगी हुई हो। जैसा आप यहाँ पे डाटा टाइप करें टेक्स्ट फॉर्मेट में और उसको फॉर्मेट ना करिएगा, ना इनके हेड्स के नाम आप चेंज करिएगा, जस्ट ये वाले बॉक्स आपके हेडिंग्स वगैरह चेंज ना करें, ना कोई उसमें फॉर्मेटिंग करें, और बस यहाँ पे डाटा इनपुट करें और इस तरीके से आप अपलोड कर दें। ठीक है, थैंक यू।